हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज है यूपी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम, ह्यूमन एनाटॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। मैंने एटलीस्ट ऑलमोस्ट सारे जो हैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी में, जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में, मानव शारीरिकी के अंदर जितने भी तंत्र आते हैं अधिकतर पढ़ा ही दिए हैं। ये एक तंत्रिका तंत्र रह जाता है, तो ये भी आज आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे, कंप्लीट कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तंत्रिका तंत्र में। और मेरी ये गारंटी है कि आपको 110% जो है, 200% जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम शुरू करते हैं तंत्रिका तंत्र को पढ़ना। सबसे पहले आप जानेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, मतलब मानव मस्तिष्क। तो जब आप तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो ह्यूमन ब्रेन को थोड़ा सा समझेंगे कि भाई मानव का जो मस्तिष्क है एटलीस्ट वो काम कैसे करता है, कितने पार्ट्स होते हैं उसमें, क्या क्या पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है, थोड़ा सा आप इसके बारे में जानेंगे। अब आपको सबसे मतलब डेप्थ में जाना है, क्या होती है मानव शरीर की इकाई, क्या होती है, कोशिका होती है। तो हर बॉडी का पार्ट्स किसी ना किसी कोशिका से मिलके बना है ना। तो ह्यूमन ब्रेन भी तो एक सेल से मिलके बना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है और जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ये आपको इमेज जो दिखाई दे रही है ये न्यूरॉन की इमेज है। न्यूरॉन एक आपकी मानव के शरीर की सबसे लंबी सेल है। ध्यान रखिएगा, मैं सबसे बड़ी सेल की बात नहीं कर रही, यहाँ पे हम बिगेस्ट सेल की बात नहीं कर रहे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। अगर आपसे पूछा जाता है मानव की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो वो ओवम है, फीमेल का ओवम है, फीमेल में पाई जाती है। मानव की सबसे छोटी सेल कौन सी है, कोशिका कौन सी है, तो वो मेल का स्पर्म हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, सबसे लंबी सेल कौन सी है मानव की, तो वो आपके न्यूरॉन होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। ये मानव की सबसे लंबी सेल होती है। ध्यान रखेंगे आप, हम लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं, बिगेस्ट की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो 100 मिलियन के बराबर होती है, मतलब लगभग 100 मिलियन इनकी संख्या होती है मानव के मस्तिष्क में। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें क्या नहीं पाया जाता, इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आपके सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैंने आपको सेल पढ़ाए हैं, सेल के आपके पार्ट्स बताए हैं, तो मैंने आपको बताया है सेंट्रोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने कोशिका विभाजन पढ़ा है ना, माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। तो जो सेल डिवीजन होता है वो न्यूरॉन्स में नहीं होता। क्वेश्चन बनता है आपका कि वो कौन सी मानव की सेल है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता, तो न्यूरॉन्स के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता। अर्थात अगर यहाँ पर कोई चोट लग जाती है तो ये जो न्यूरॉन है ये खत्म हो जाती है उस जगह की, वहां पर नई सेल नहीं बन पाती। इसीलिए सब आपको बोलते हैं कि जो सिर है, जो हेड है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बचाना। ड्राइविंग करते समय अगर आप हाँ, जैसे आप कहीं जा रहे हैं घूमने बाइक वगैरह पे, तो बोला जाता है कि आपको सिर पर हेलमेट पहनना है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाती, उनमें सेल डिवीजन नहीं हो पाता, क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम एक सेल का पार्ट होता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये इसमें नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से न्यूरॉन का सेल डिवीजन, न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ेंगे, ये जो है इसके अंदर आपके जो है एक्सॉन इसे बोलते हैं, ये एक्सॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं और इसी के थ्रू जो है सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं। ब्रेन में आपके होता क्या है, मेन फंक्शन होता क्या है, ब्रेन पूरी बॉडी के सिग्नल्स लेता है, पूरी बॉडी से उसके पास क्या आती है, इंफॉर्मेशन आती है, फिर ब्रेन पूरी बॉडी को क्या देता है, ऑर्डर देता है। तो वो किसके थ्रू होता है? बहुत सारी नर्व्स होती हैं, आगे हम नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। वो नर्व्स क्या होती हैं, सिग्नल ट्रांसफर करती है ब्रेन तक। तो ये सिग्नल इन्हीं के थ्रू, एक्सॉन के अंदर के थ्रू जो है आपके ट्रांसफर होता है। ये इसका बीच वाला पार्ट इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूरॉन का ये न्यूक्लियस होता है। इन सिग्नल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल मतलब मायने रखता है, उसे बोलते हैं हम सोडियम। ब्रेन में सिग्नल के लिए सोडियम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ब्रेन में सिग्नल जाता है न्यूरॉन से, और सिग्नल
के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्या होता है, अभी मैंने बताया कौन सा तत्व होता है, कौन सा खनिज होता है, सोडियम, Na। सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी जब कभी आपने देखा होगा, आप कभी बहुत ज़्यादा जहाँ पे गर्मी पड़ रही है, मतलब बिल्कुल भी लाइट नहीं है, आपकी बॉडी से पसीना निकल रहा है, जब आपकी बॉडी से पसीना बाहर निकलता है तो उसमें से क्या रिलीज होता है, आपकी बॉडी से नमक रिलीज होता है, सोडियम का रिलीज होता है। कभी भी आप पसीने को चख देखिएगा, वो नमकीन होता है, ठीक है। तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। जब बहुत गर्मी लग रही होती है, आपका ब्रेन बिल्कुल काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ब्रेन को किसकी जरूरत है, सोडियम की। और बॉडी से क्या चीज रिलीज हो रही है, जब बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है तो सोडियम बॉडी से रिलीज हो रहा है। तो ब्रेन क्या होता है, प्रॉपर काम नहीं कर पाता, मतलब आपका मन पढ़ने में नहीं लगता। अगर गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, तो आपकी बॉडी से क्या हो जाएगा, NaCl रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से आपका मन पढ़ने में नहीं लगता। तो आपको इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने बताई वो समझ में आई। न्यूरॉन के बारे में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है ब्रेन के लिए, न्यूरॉन के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, सिग्नल्स जो है ब्रेन तक पहुंच जाए उसके लिए जरूरी है आपके सोडियम, Na। समझ में आ गया, सोडियम, NaCl या सोडियम आप बोल सकते हैं। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। ब्रेन आपके एक, ये जो आपको दिखाई दे रही है इमेज, आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। अब आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, ब्रेन। और ब्रेन आपके जो है एक हड्डी में, एक बोन में प्रोटेक्शन होती है, मतलब एक बोन इसको प्रोटेक्शन देती है। ये जो बोन होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रेनियम। पढ़ा है आपने, मैंने आपको पढ़ाया भी है। ये जो बोन होती है इसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। और इसमें क्रेनियम में कितनी हड्डी होती हैं, तो क्रेनियम में आपके 8 हड्डी होती है, मतलब 8 बोन्स होती हैं, ठीक है। मतलब ये ब्रोन को प्रोटेक्शन देती है भाई, सॉरी बोन को कह रही हूँ, ब्रेन को, जो आपका मस्तिष्क है ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है। इमेज से आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो रहा होगा, ये देख रहा है आपको कि आपके कहाँ रखा है ब्रेन, क्रेनियम के अंदर रखा है, ठीक है। ये क्या करता है, आपको जो क्रेनियम, जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, क्या करती है, आपके मस्तिष्क को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मतलब अगर बाहर से कोई चोट लगती है तो वो डायरेक्ट ब्रेन पर नहीं लगती है, किस पर लगती है, आपकी हड्डी पर लगती है, ठीक है। ये आपको बचाती है। इसीलिए बोलते हैं कि आपको हेलमेट वगैरह पहनना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक तो ब्रेन पे भी आपके इफेक्ट पड़ सकता है। और ब्रेन के अंदर कौन सी सेल होती है, न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन में क्या नहीं पाया जाता, आपके सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता तो क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। और सेल डिवीजन नहीं होता है, अगर न्यूरॉन्स टूट गए तो वो सही नहीं होती हैं, वो वहीं पे खत्म हो जाती हैं और ब्रेन उतना हिस्से का डैमेज हो जाता है। तो क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। इमेज से दिख रहा है ये क्या है, ये क्रेनियम हड्डी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो आपके ब्रेन है वो कौन सी हड्डी के अंदर रहता है, तो क्रेनियम हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। क्रेनियम जो आपके सिर की हड्डी है, जिसे आप कपाल बोलते हैं, उसे क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। कपाल ही बोलते हैं ना सिर की हड्डी को हिंदी में, आई थिंक चेक कर लेना, फिलहाल क्रेनियम बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्रेनियम जो है इसको सुरक्षा प्रदान करती है। ब्रेन इसके अंदर ढक्कन में बंद रहता है, आप ऐसा समझ लीजिए। ये दिख रहा है ना कटोरा जैसा, देखो इमेज साफ दिख रही है, क्लियर दिख रही है। तो ये बिल्कुल इसको कवर करके रखता है क्रेनियम जो है, क्लियर। अब एक लेयर होती है, एक लेयर भी होती है, एक झिल्ली होती है जिसके अंदर ब्रेन होता है। देखो 2 बातें हैं आपको समझनी होगी। ये जो ब्रेन है, ब्रेन ये खुद भी एक झिल्ली के अंदर रहता है। मान लीजिए ये ब्रेन है, इसके बाहर आउटर मोस्ट एक झिल्ली होती है, जैसे मैंने आपको सबकी बताई थी। तो इसकी जो झिल्ली होती है उसको मेनिंजोइड बोलते हैं। ब्रेन एक थैली समझ लीजिए, एक झिल्ली समझ लीजिए, उसमें बंद होता है। उस थैली को, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें इमेज में, ये वाली, ये जो थैली है ये, ठीक है, ये जो थैली है, ये ऊपर तो बाल आ गया, मतलब यहाँ पे हड्डी है, ठीक है, ये बाल आ गया, तो ये तो क्रेनियम हो गया। सबसे पहली अपर लेयर, मतलब क्रेनियम क्या है, हड्डी है जो ब्रेन को सुरक्षा देती है, मस्तिष्क को। और ये जो लेयर है, ये आपको जो मैं दोबारा से बना देती हूँ, ये वाली, इसे मेनिंजोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंजोइड लेयर, जिसको आप झिल्ली बोलते हैं, जिसमें जो आपके ब्रेन जो है वो सुरक्षित रहता है, एक थैली में बंद होता है, इसे मेनिंजोइड कहते हैं। अगर इस लेयर पे चोट लग जाती है, मान लिया आपकी हड्डी पे चोट लगी, हड्डी भी टूट गई और हड्डी के अंदर, मतलब इतना गहरा आघात लगा है कि जिस थैली में ब्रेन बंद है, मेनिंजोइड, उस पर भी चोट लग गई है, तो उससे क्या होता है, वो मेनिंजोइड लेयर सूज जाती है और जिससे मेनिंजोइटिस नामक बीमारी हो जाती है। तो मेनिंजोइटिस नामक बीमारी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ होती है, तो ब्रेन में होती है। आप क्वेश्चन मतलब नोट डाउन करते चलेंगे कि मैं आपको कितने क्वेश्चंस भी साथ साथ कराती जा रही हूँ। और चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको पूरी ह्यूमन एनाटॉमी के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। आप बस पढ़ते जाइए। ह्यूमन एनाटॉमी के बहुत मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, उन्हें आप देख जरूर लीजिएगा। तो मेनिंजाइटिस बीमारी कहाँ होती है, आपके ब्रेन में होती है। कब हो जाती है, जब जो मेनिंजाइट आपके थैली है या झिल्ली है जिसके अंदर आपके ब्रेन
मतलब प्रोटेक्शन जिस जो ब्रेन को प्रोवाइड कराता है, जब उस पर चोट लग जाती है। आई थिंक आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी की डेथ मेनिंजाइटिस लेयर के सूज जाने के कारण ही हुई थी, ऐसा मुझे पता है। प्लीज़ एक बार आप लोग रीचेक जरूर कर लेना, ये शायद उनकी डेथ ऐसे ही हुई थी, मेनिंजाइटिस लेयर की वजह से ही जो है उनके सूज जाने की वजह से उनकी डेथ हुई थी। और मोस्टली डेथ इसमें हो ही जाती है क्योंकि क्रेनियम भी, आपकी हड्डी भी टूट गई, हड्डी के अंदर ये आपके जो ब्रेन है उसके ऊपर ये लेयर होती है, उस पर जाके चोट लगी है, तो मतलब ब्रेन पर आपके बहुत गहरा आघात पड़ा है। इसलिए हेलमेट वगैरह पहनने के लिए बोला जाता है कि हेलमेट पहनिए, क्योंकि सिर की चोट से बचाना चाहिए, ब्रेन को सिर की चोट से आपको बचाना है। उसके मैंने आपको बहुत सारे कारण बता दिए कि सबसे पहला कारण तो यही है कि न्यूरॉन में सेल डिवीजन ही नहीं होता है, कि अगर मान लो ब्रेन की सेल टूट गई किसी हिस्से की, तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा बन जाएंगी, वो दोबारा नहीं बनती हैं, वो सेल डिवीजन नहीं कर पाती हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आ जाते हैं हम ह्यूमन ब्रेन पर। अभी तक तो आपने क्या पढ़ा? अभी तक तो आपने केवल न्यूरॉन सेल के बारे में पढ़ा, आपको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है, इसलिए मैं आपको एक सीरीज में लेके चलूंगी। अभी आपने केवल सबसे पहले हम जो बोलते हैं किसी भी ऑर्गन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है, वो होती है उसकी सेल। तो हमने सेल के बारे में पढ़ा, वो क्या है? उसकी ब्रेन की न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में आपने सब कुछ जान लिया। ब्रेन किस झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहता है? तो मेनिंजॉइड झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहता है। ब्रेन को कौन सी बोन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? किस बोन के अंदर, ढक्कन के अंदर वो बंद रहता है? तो आपके क्रेनियम के अंदर ढक्कन। क्रेनियम को मैं ऐसे ढक्कन जैसे आपको याद करने के लिए बता देती हूँ कि वो ढका रहता है। इमेज भी इतना बढ़िया मैंने लगाया कि आपको हमेशा आपके माइंड में रहे कि क्रेनियम जो है, जो हमारी सिर की हड्डी है जिसमें 8 हड्डियां होती हैं, वो हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती हैं बाहरी चोट से। अब ह्यूमन ब्रेन जो है वो 3 प्रकार का होता है, मतलब उसके 3 टाइप होते हैं। ह्यूमन ब्रेन के 3 प्रकार का नहीं होता है, 3 पार्ट्स होते हैं बड़े बड़े। आप इसको ऐसे समझेंगे, 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब होता है आपका फ्रंटल ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क। ये लिखा है ना, अग्र मस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क, ठीक। दूसरा होता है आपके मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब बीच वाला पार्ट, मध्य मस्तिष्क। और लास्ट वाला होता है, इसको हिंड ब्रेन बोलते हैं या हिडन ब्रेन बोलते हैं, मतलब पश्चिम मस्तिष्क, पीछे वाला भाग। तो ह्यूमन ब्रेन के आपके ये 3 पार्ट्स हो गए। चलिए इसको कैसे कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए, ये इमेज है, तो इमेज देख लीजिए। ये जो आपके पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये इतना पूरा पार्ट, ये आपके जो होता है, ये आपके अग्र मस्तिष्क होता है। कौन सा मस्तिष्क हो गया? ये अग्र मस्तिष्क हो गया, फ्रंटियल ब्रेन हो गया। फ्रंटियल ब्रेन जो होता है, जो अग्र मस्तिष्क जो होता है, ये सबसे ज्यादा पार्ट में होता है, मतलब सबसे ज्यादा भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का ही होता है ब्रेन में। आगे वाला भाग जिसे बोलते हैं, सबसे ज्यादा भाग में अग्र मस्तिष्क होता है। फिर ये आता है आपके मध्य मस्तिष्क, आ गया ये वाला, और ये लास्ट में जो होता है इसको बोलते हैं आपके पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। इसको लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? आपके पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं, मतलब हाइड ब्रेन। ये पीछे है तो छिपा हुआ है, तो ये आपके पश्चिम मस्तिष्क हो गया। ये बीच वाला जो पार्ट हो गया, ये आपके मध्य मस्तिष्क हो गया। और ये जो बड़ा बड़ा पार्ट मैंने इतना बड़ा जो आपके बनाया है, इसको बोलते हैं आपके अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं इसको? अग्र मस्तिष्क। क्लियर हुआ? समझ में आया? 3 पार्ट समझ में आ गया? ये हो गया फ्रंटियर ब्रेन। उस इमेज को छोड़ दो, जो मैं समझा रही हूँ वैसे पढ़ो। बीच में होता है आपके मिड ब्रेन, और लास्ट में होता है आपके हिडन ब्रेन, जिसे आप पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं। यहाँ मैंने हिंदी में लिखा हुआ है फोर ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क, या इसको आप फ्रंटियर ब्रेन बोल सकते हैं। फ्रंटियल ब्रेन जो होता है वो सबसे ज्यादा पार्ट में होता है, सबसे ज्यादा भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क मतलब घेरे रहता है। मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा होता है, और दूसरे नंबर पे आता है आपके पश्चिम मस्तिष्क, पीछे वाला भाग, जिसको हमने आपको अभी क्लियर किया। कौन सा हो गया आपके अग्र मस्तिष्क? ये इतना आपके अग्र मस्तिष्क हो गया, ये आपके मध्य मस्तिष्क हो गया, छोटा होता है, और ये लास्ट वाला भाग जो होता है आपके ये पश्चिम मस्तिष्क होता है। क्लियर हो गया आपको? मस्तिष्क समझ में आ गया? ये आपके अग्र मस्तिष्क है, ये क्या है? अग्र मस्तिष्क है। और ये क्या है आपके, कौन सा हो गया? मिड ब्रेन हो गया। ब्रेन समझ में आ गया, ब्रेन के तीनों पार्ट समझ में आ गए, आप क्लियर हो गए। अब एक एक पार्ट को अलग अलग समझेंगे हम। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब फ्रंटियल ब्रेन बोलिए आप इसको, अग्र मस्तिष्क बोलिए, हिंदी में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाए। इसके 3 भाग होते हैं। मैंने अभी क्या बताया आपको? एक तो ब्रेन के 3 भाग मैंने आपको बताया, आगे वाला, बीच वाला, पीछे वाला। आगे वाला, बीच वाला, पीछे वाला, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, फ्रंटियल, मिड एंड हिडन, या हाइड ब्रेन बोल सकते हैं आप उसको, हिंड ब्रेन बोल सकते हैं। अब ये फ्रंटियल ब्रेन जो होता है, अग्र मस्तिष्क जो होता है, ये भी 3 भाग में डिवाइडेड होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं आपके। इसका जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम को हिंदी में प्रामस्तिष्क बोलते हैं।
मेरा ये कहना है कि आप इसको परामस्तिष्क तो याद रखें ही रखें, साथ में सेरिब्रम भी याद रखें, क्योंकि आजकल एग्जामिनर इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो हिंदी में भी सेरिब्रम को सेरिब्रम ही लिखते हैं। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम, ब्रम। दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। तीसरा क्या होता है आपके? हाइपोथैलेमस। तो चलिए हम फिर से एक बार मस्तिष्क पे चलते हैं। अब आपको समझना है, ये देखिए, ये मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो इंपॉर्टेंट वाला भाग है ये है आपके अग्र मस्तिष्क, जो आपको लाइट ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है। इसमें भी सबसे ज्यादा पार्ट में क्या होता है आपके, सबसे ज्यादा पार्ट जो होता है, मतलब लगभग 66% भाग जो होता है ब्रेन का, वो आपका लेके जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। अकेले ये ब्रेन का 66% कवर करता है, लगभग 2/3 ये जो है आपके ब्रेन को कवर कर लेता है सेरिब्रम। उसके बाद आपके थैलेमस आता है, फिर आपके हाइपोथैलेमस आता है। ये अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं। ये क्या है आपके? अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं, मतलब 4 ब्रेन। जो अग्र मस्तिष्क है, खुद तो अग्र मस्तिष्क बड़ा है, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया अग्र मस्तिष्क ही सबसे बड़ा है। अग्र मस्तिष्क में भी उसके 3 भाग हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो उसमें भी सबसे बड़ा कौन सा है आपके? सेरिब्रम है, जो अकेले 66%, मतलब अगर 100% आपका ब्रेन है तो 66% पे तो केवल और केवल आपके क्या है? सेरिब्रम है। अब हम इसके काम को जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए ब्लैंक पेज लगाया है, यहाँ हम बात करेंगे। जो आपके सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम जो होता है, मैंने आपको बताया ये अकेले आपके कितने परसेंट पर होता है? 66% पर होता है, 66%, या लगभग आप इसको 70% ले सकते हैं। 70% जो है ये कवर कर लेता है। ये ब्रेन का मेमोरी कार्ड है। आपको जितनी भी बातें याद रहती हैं, जो भी बातें याद रहती हैं, वो सेरिब्रम की वजह से ही याद रहती हैं। और जो आप बोलते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसे आप बोलते हैं, आईक्यू बोलते हैं, आईक्यू के लिए भी सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो, आईक्यू जैसी चीज क्या होती है, जिसका सेरिब्रम जितना मजबूत होता है उसका आईक्यू उतना अच्छा होता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कितनी बार भी वो पढ़ते हैं उनको चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ते हैं उन्हें चीज़ याद रह जाती है, या 2-3 बार में किसी को पढ़ के याद हो जाता है, तो इसका मतलब उनका सेरिब्रम स्ट्रांग है। आईक्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिब्रम आपके, और क्यूरोसिटी, जिज्ञासा, कुछ भी नई चीज जानने के लिए, ठीक है। आईक्यू हो गया, मेमोरी हो गया, और आपके हो जाता है तीसरे पार्ट में आता है क्यूरोसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, कुछ नया नया जानना, बराबर कुछ ना कुछ खोजते रहना, नया जानना। ये सब काम कौन करता है? इन सब काम के लिए हमारे मतलब जीवन में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो माइंड का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है। इसको ब्रेन का मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं। मेमोरी कार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, जितना भी आपको जो कुछ भी याद रहता है वो सेरिब्रम की वजह से ही याद रहता है। आईक्यू के लिए भी आपके सेरिब्रम जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है। जिसका जितना अच्छा सेरिब्रम होता है उसका उतना अच्छा आईक्यू लेवल होता है, जितना स्ट्रांग होता है सेरिब्रम, और उसकी उतनी अच्छी मेमोरी भी होती है, ठीक है। और जिज्ञासा मतलब क्यूरोसिटी को सबसे ज्यादा क्या बढ़ाता है? आपके सेरिब्रम ही आपकी क्यूरोसिटी को बढ़ाता है। कुछ ना कुछ नया नया सीखना, नया नया जानना, आपका सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आ गया? सेरिब्रम के फंक्शन समझ में आ गया? तो पहला पार्ट आपके अग्र मस्तिष्क का क्या था? सेरिब्रम, जो कि मैंने आपको समझा दिया। किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके मेमोरी के लिए। आपकी जितनी अच्छी मेमोरी है, मतलब आपको अगर बहुत कुछ याद रहता है, मीन्स आपका सेरिब्रम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। आपके अंदर क्यूरोसिटी है, आप हमेशा नया नया कुछ जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है आपके अंदर, और आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। क्लियर? अब बात आती है, सेकंड पार्ट होता है आपके थैलेमस। थैलेमस बाहरी चीजों को बताता है, मतलब बाहर से अगर आपको मान लीजिए कहीं चोट लग गई, तो जो है ब्रेन तक बाहर से चोट लगना, आपको बाहर से गर्मी का एहसास होना, आपको बाहर से सर्दी का एहसास होना, जलन महसूस होना, आपके ऊपर किसी ने गर्म पानी फेंक दिया, या आपने हाथ तवे पे रख दिया, आपने किसी के ऊपर गर्म पानी फेंक दिया, या ठंडा पानी आपके ऊपर फेंक दिया, तो बाहर से आपको सर्दी लगी, बाहर से आपकी स्किन को जो है जलन हुआ, गर्म हुआ, तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? ये इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन तक ये थैलेमस पहुंचाता है। क्लियर हुआ? चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं इसको क्लियर करती हूँ।
थैलेमस जो होता है आपके, थैलेमस ये समझ गए होंगे, आपको हिंदी में भी इसको थैलेमस ही लिखते हैं। थैलेमस बाहरी चीजों को बताता है। कौन सी चीजों को बताता है? आपके बाहरी चीज, मतलब बाहर एक्सटर्नल अगर आपको बॉडी पर कोई भी इफेक्ट होता है, लाइक चोट लग जाए, गर्मी ठंडी, टेम्परेचर, आपको बाहर सर्दी हुई, आपको ठंड लगने लगी, तो टेम्परेचर का आभास आपको कौन कराएगा? थैलेमस कराएगा। बाहर गर्मी है तो आपको गर्मी का एहसास कौन कराएगा? बाहर गर्मी है मतलब मौसम में गर्मी है, आपको गर्मी लगेगी, आपको कौन एहसास कराएगा? थैलेमस कराएगा। तो इसके लिए आप समझ लीजिए ये बाहरी ज्ञान कराता है। जैसे आपकी नोज, नोज जो है आपकी क्या करती है? किसी भी चीज को स्मेल करके बता देती है। आपके सामने फ्लावर आया या कोई परफ्यूम आया, आपको अच्छी लगी स्मेल, तो थैलेमस काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? थैलेमस। समझ में आ रहा है? आपने बाहर से किसी चीज को सूंघा, क्लियर है? जीभ, आपकी टंग, टंग आप कोई चीज टेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ चीज टेस्ट करते हैं तो बाहर से खाते हैं। आपने कोई भी खाना खाया, कुछ दवा खाया, आपको कड़वा या ये सब आपको, मतलब ये वर्क कौन कर रहा है? बता कौन रहा है आपकी जीभ को कि ये कड़वा है, ये मीठा है, ये खट्टा है? थैलेमस। थैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। आपने बाहर से कोई चीज खाई, आपका थैलेमस वर्क कर रहा है। समझ में आ रहा है? तीसरा आपके पार्ट आता है स्किन। क्या आता है? स्किन। मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ आपके थैलेमस। ये हो गया आपके थैलेमस। थैलेमस मैंने आपको बता दिया बाहरी जो आपके जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, बाहरी चीजों को बताता है, जिसमें नंबर 1 पे आपके आ जाता है, एक सेकेंड फिर से लिख देती हूँ, पेज वहां चला गया। थैलेमस। थैलेमस में आपके नंबर 1 पे आपके आ गया नोस, आप कुछ भी सूंघते हैं, ठीक है, स्मेल करते हैं। नंबर 2 आपके आ गया, क्या आ गया आपके? टंग। टंग पे आ गया कि आपने कुछ भी खाया या कुछ भी टेस्ट किया तो टंग। और तीसरे नंबर पे आपके आ जाता है, थर्ड नंबर पे आपके आ जाता है स्किन। तो टेम्परेचर, बाहर से आपको गर्मी लग रही है, बाहर से आपको ठंड लग रही है, जल गए आप, या किसी ने आपको बहुत मारा पीटा है, आपके ऊपर आपको बाहर से मारा, चोट लग गई आपके बाहर से, तो कौन सा आपके जो है पार्ट काम कर रहा है? बाहरी चीजों के लिए थैलेमस वर्क कर रहा है। कौन कर रहा है? थैलेमस। जस्ट उल्टा हाइपोथैलेमस अंदर की चीजों के लिए वर्क करता है। आपको अंदर से घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, भूख, प्यास, यूरिन, मतलब अंदर से जो आपको इमोशंस आते हैं उसके लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको समझ में आई मेरी बात? अग्र मस्तिष्क समझ में आया? पहले तो आपने ब्रेन के 3 पार्ट जाने। ब्रेन के 3 पार्ट कौन से हैं? रिवाइज करना बहुत जरूरी है ताकि आपके दिमाग में बात घुस जाए। कौन से 3 पार्ट हैं ब्रेन के? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। फ्रंटियल ब्रेन, मिड ब्रेन और आपके हिंड ब्रेन। समझ में आ गया? अब फ्रंटियल ब्रेन भी जो है आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें भी सबसे बड़ा पार्ट होता है आपके ब्रेन का सेरिब्रम, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्राण मस्तिष्क। इसको आप सेरिब्रम ही बोलेंगे। सेरिब्रम क्या करता है? आपके मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आपको कोई भी चीज याद रहती है तो जितनी आपकी स्ट्रांग सेरिब्रम होगा उतनी आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। आपके अंदर क्यूरोसिटी है, बहुत ज्यादा आप इच्छुक है, नई नई चीजों को जानने के जिज्ञासु हैं, तो सेरिब्रम काम कर रहा है। आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है तो सेरिब्रम आपका बहुत अच्छा है, सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए, ठीक है, सेरिब्रम आपके काम कर रहा है। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस आपके बाहरी चीजों को, बाहर से सर्दी लग रही है आपको, बाहर से गर्मी लग रही है, बाहर से किसी ने आपके काट लिया, बाहर से किसी ने आपको चोट मार दी, बाहर से आप जल गए, या किसी ने आपके ऊपर गर्म पानी, ठंडा पानी, तो ये एहसास कौन करा रहा है? बाहरी चीजों का। आपने कुछ खाया, आपको टेस्ट आया, आपने कुछ सूंघा, आपको स्मेल आई, ये सब कौन करा रहा है? थैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है अंदर से, मतलब शरीर के अंदर से, जैसे मान लीजिए शरीर के अंदर से आपके जो है यूरिन आती है, आपको यूरिन आप करते हैं, और आपके पसीना भी, शरीर के अंदर से आपको गर्मी लगी तो पसीना बाहर आने लगता है आपकी बॉडी से। इसके अलावा आपको हाइपोथैलेमस में जैसे प्रेम हो गया, भूख हो गई, प्यास हो गया, आपको अंदर से भूख लगती है, अंदर से प्यास लगती है, आपको जलन है, घृणा है, मतलब आपके इमोशंस अंदर से, वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। अंदर की गर्मी ठंडी को कौन कंट्रोल करता है? आपके हाइपोथैलेमस। तो इन तीनों का काम आपको समझ में आ गया। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम मिड ब्रेन के पास। मिड ब्रेन में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। उन 2 पार्ट्स को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना। उन दोनों पार्ट्स का फंक्शन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। मैंने आपको बताया सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। फिर बीच में कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क, वो छोटा होता है। सबसे दूसरे नंबर पे बड़ा कौन सा होता है? आपके पश्चिम मस्तिष्क, जिसको हम बोलते हैं आपके हिंड ब्रेन। जो मध्य मस्तिष्क होता है, इसके 2 फंक्शन होते हैं, इसलिए मैंने फंक्शंस ये ग्रीन से लिखे हुए हैं।
आईज और ईयर इसके पार्ट्स नहीं होते हैं। ये आईज को सिग्नल देता है मेनली देखने में, मतलब जैसे आपको कोई चीज आप देखते हैं तो कौन सा आपको जो ब्रेन का पार्ट है वो काम कर रहा है, मिड ब्रेन काम कर रहा है। कौन सा ब्रेन का पार्ट काम कर रहा है, मिड ब्रेन। आप किसी चीज को सिग्नल को सुनते हैं तो कौन सा आपका पार्ट काम कर रहा है, ईयर्स काम कर रहे हैं, लेकिन ईयर्स किसको सिग्नल्स भेज रहे हैं, मिड ब्रेन को सिग्नल्स भेज रहे हैं। तो आईज और ईयर्स आपके किसको सिग्नल भेजते हैं, आपके मिड ब्रेन को, मध्य मस्तिष्क को आपके सिग्नल भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को देखा तो वो चीज आपके दिमाग में छप गया, आपको याद हो गई वो चीज, ठीक है ना। आपको, या आपने किसी की शक्ल देखी तो आपको याद रह गई, फिर आपने बहुत टाइम बाद आपको कहीं वो मिल गया तो आपको याद आता है अरे मैंने इस फलाने आदमी को तो कहीं देखा था। तो ये सब चीजें आपको याद रह गई। कैसे याद रह गई, आपके मध्य मस्तिष्क, आपका मिड ब्रेन ये काम करता है। तो मिड ब्रेन जो है मेनली आपके देखने और सुनने का काम करता है, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। बस इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, इसका इतना ही फंक्शन था। क्लियर है। अब लास्ट आपके आता है हिंड ब्रेन, जिसको आप बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। ये इसमें भी दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं पश्च मस्तिष्क के, फिर उनके अलग फंक्शंस होते हैं। पश्च मस्तिष्क के आपके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वो होते हैं आपके सेरिबेलम और मेड्यूला ओब्लंगाटा। मेड्यूला ओब्लंगाटा, ठीक है, ओब्लंगाटा भी बोलते हैं इसको, मेड्यूला ओब्लंगाटा। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके किसके, पश्च मस्तिष्क के। दो आपको बहुत अच्छी चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। सेरिबेलम सबसे बड़ा पार्ट आपके कौन सा था ब्रेन का, सेरिब्रम। अब मैं क्या पढ़ा रही हूं आपको, सेरिबेलम। ये किसका भाग है, ये पश्च मस्तिष्क का, मतलब पीछे वाले जो ब्रेन है आपके, जो हिंड ब्रेन है उसका भाग है। इसलिए इसको लघु मस्तिष्क भी कहा जाता है, मतलब स्मॉल ब्रेन बोला जाता है। मेरी आप बात को ध्यान से सुनेंगे, फिर आप गड़बड़ नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैंने आपसे बोला सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का क्या है, सेरिब्रम। स्मॉल ब्रेन किसे कहते हैं, स्मॉल ब्रेन मतलब लघु मस्तिष्क, छोटा ब्रेन किसे बोलते हैं, सेरिबेलम को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, सेरिबेलम को। इसे लघु मस्तिष्क भी कहते हैं। ये आप समझ लीजिए पीछे वाला जो ब्रेन होता है, जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पर बताया, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है आपके पीछे वाला ब्रेन। मैंने बताया था ना ये पीछे वाला ब्रेन है, ये आपके क्या है, पीछे वाला ब्रेन है। एक सेकेंड, इसका कलर अगर मुझसे बदल जाता है तो मैं एक बार चेंज करके यहीं पर देख लेती हूँ। मान लो रेड ले लेती हूँ, रेड आई थिंक हुआ नहीं, हाँ अब हो गया। तो ये देखो एक निकल गया, चलो कोई बात नहीं। ये जो पार्ट है आपके, ये क्या है, ये है आपके पश्च मस्तिष्क। ये क्या है आपके पश्च मस्तिष्क, इसको बोलते हैं पीछे वाला भाग। ये दिख रहा है ना, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या था, मध्य मस्तिष्क। क्या था ये आपके, मैंने आपको बताया था मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। और ये पूरा भाग क्या है आपके, ये पूरा भाग क्या है आपके, अग्र मस्तिष्क। ये पूरा भाग क्या है आपके, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के तीन पार्ट कौन से थे आपके, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। दिख रहे हैं ना, सब आपको लिखे हुए। मिड में मैंने आपको सिर्फ बताया इंपॉर्टेंट क्या है, देखने और सुनने का काम जो फंक्शन है वो कौन, मतलब ये सिग्नल्स किस पे पहुंचते हैं, मिड ब्रेन पर। अब हम आ गए आपके लास्ट वाले ब्रेन पर। लास्ट वाला ब्रेन का पार्ट आपका क्या था, ये वाला जो पार्ट आपका था, ये था आपके लास्ट वाला पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वो लिखे हुए हैं, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ये दो पार्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें भी जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम, इसे लघु मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। मतलब ये सेकंड मतलब बिगेस्ट पार्ट है ब्रेन का। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा था, सेरिब्रम। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, दूसरा तो सेरिबेलम। पहला सेरिब्रम, वो किस में पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क में। सेरिबेलम दूसरा बड़ा पार्ट है आपके ब्रेन का, कहाँ पाया जाता है, पश्च मस्तिष्क में। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो गया ना। तो अब सेरिबेलम का क्या काम होता है, देखिए सेरिबेलम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तीन फंक्शंस परफॉर्म करता है आपके बॉडी में। सबसे पहले तो ये बोलने को मतलब कंट्रोल करता है। जैसे आप अगर किसी के सेरिबेलम में दिक्कत होती है
तो वो हकलाता है, तुतलाता है। आपने देखा है ना, स्टैमर लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे हकला के बोलते हैं, तो वो सेरिबेलम की वजह से ही होता है। जिनका सेरिबेलम अच्छे से परफॉर्म नहीं करता वो हकला हकला के पढ़ते हैं, कुछ लोग तुतला तुतला के पढ़ते हैं, सेरिबेलम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये क्या करता है, ये बोलने को आपके बोलने को कंट्रोल करता है। दूसरा, ये आपकी बॉडी का बैलेंस करता है। जैसे आप लोग डांस वगैरह करते हैं तो आप बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोग शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, आपने देखा होगा वो आड़े टेढ़े नाचते गाते वो चलते हैं, उनका अपनी बॉडी पे बैलेंस नहीं रहता, गिरते पड़ते रहते हैं, हकलाने भी लगते हैं वो लोग। मतलब सेरिबेलम पे इफेक्ट हुआ है, सेरिबेलम ने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा अल्कोहल ले लिया है कि उस तक जो सूचनाएं हैं, जो क्या कहते हैं आपके मैंने क्या बताया था आपको, हाँ मतलब सूचनाएं, मतलब जितने भी आपके सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो पहला काम क्या करता है सेरिबेलम, आपके बोलने में, जिसको बोलने में दिक्कत होती है, मतलब आपके बोलने को कंट्रोल करता है, ठीक। दूसरा, आपका बैलेंस मेंटेन करता है, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये हार्ट की मसल्स को जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है ना, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। आपकी हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं, हृदय कैसे काम करता है, सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, वो ये देखता है सेरिबेलम। वो फंक्शन सेरिबेलम ही देखता है। समझ में आया आपको? तो 3 फंक्शन सेरिबेलम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, आपकी बोलने को आपके कंट्रोल करता है। अगर आप हकला रहे हैं, तुतला रहे हैं, अटक अटक के बोल रहे हैं बीच में, मतलब आपका सेरिबेलम अच्छे से काम नहीं करता। आपकी बॉडी का बैलेंस करता है। आपने देखा होगा जो लोग शराब वगैरह बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, गिरते रहते हैं, लुढ़कते रहते हैं, तो आपके बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है कौन, सेरिबेलम। हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, मतलब हार्ट की जो मांसपेशियां होती हैं उन्हें सिकुड़ने में और फैलने में हेल्प करता है कौन, सेरिबेलम। सेरिबेलम किसका भाग है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है, और इसे आपके लघु मस्तिष्क मतलब स्मॉल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, स्मॉल ब्रेन कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? सेरिबेलम को समझ में आ गया? सेरिब्रम के भी बहुत इंपॉर्टेंट काम थे, हर किसी के इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है सेरिब्रम में, सेरिबेलम में। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, और सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क का बड़ा भाग है। अगर ब्रेन में पूछा जाए तो ब्रेन में सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है, दूसरा बड़ा भाग सेरिबेलम है। सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क में होता है, मतलब हिंड ब्रेन में होता है, जो पीछे वाला ब्रेन होता है उसमें होता है। सेरिब्रम आगे वाले में होता है। सेरिब्रम क्या करता है, मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आईक्यू के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आपकी क्यूरोसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आपकी मेमोरी जितनी अच्छी है सेरिब्रम उतना अच्छा है। सेरिबेलम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, आपके सेरिबेलम आपके सेरिबेलम आपके किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बताइए फटाफट से, रिवाइज कीजिए। सेरिबेलम आपके बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है बॉडी के, और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, आपके बोलने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब अगर हकला तुतला रहे हैं तो उसका मतलब आपका सेरिबेलम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं, हार्ट की जो मांसपेशियां होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, वो सेरिबेलम के कारण कर पाती हैं, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पीछे वाले मस्तिष्क का, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ये क्या करता है, ये आपके शरीर की जितनी भी इंटरनल अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी इंटरनल अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करता है, लाइक रेस्पायरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इन सब की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इन सब को हम तो कंट्रोल नहीं करते ना, हम अपनी मर्जी से तो सांस नहीं लेते ना, हम अपनी मर्जी से तो अपना खाना नहीं पचाते ना, हम अपनी मर्जी से तो हमारा ब्लड जो है सर्कुलेट नहीं करते ना। वो कौन करता है, किसकी मर्जी होती है, वो मेड्यूला ऑब्लंगेटा करता है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा आपके किसका भाग है, पीछे वाले मस्तिष्क का भाग है। और ये जो होता है आपके, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं, जो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आंतरिक जो भी अंग होते हैं, उनकी जो क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करता है आपके मेड्यूला ऑब्लंगेटा। समझ में आ गया? आई होप अभी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपने पढ़ लिए ह्यूमन ब्रेन के तीनों भाग। ह्यूमन ब्रेन के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये रहा आपका अग्र मस्तिष्क, ये आ गया आपके मध्य मस्तिष्क, और ये आ गया आपके पश्चिम मस्तिष्क। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है?
ये है आपके अग्र मस्तिष्क, ये है मध्य मस्तिष्क और ये है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में भी आपके 3 भाग हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य के मैंने आपको बताया, केवल आपको क्या याद रखना है, देखने और सुनने के लिए जो हेल्प करता है, जो वर्क करता है, जो कंट्रोल करता है, वो कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। पश्च मस्तिष्क में आपके 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा ये सेरिबेलम किसके लिए, सेरिबेलम किसके लिए? 3 फंक्शंस आपको बता दिया। और मेडुला ऑब्लांगेटा किसके लिए है? जितनी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए है। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमें चीजें देखनी है। देखिए, ये जो है मैंने आपको अभी बताया कि ब्रेन जो है वो किस में सुरक्षित होता है, कौन सी है बोन में सुरक्षित होता है? आपके क्रेनियम में। ये क्रेनियम है, ठीक है। लेकिन ये पीछे से जो ब्रेन होता है वो खोखला होता है, मतलब जो आपका पीछे वाला भाग है, आप देखिए पीछे वाला भाग जो होता है जहां से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है ब्रेन से, वहां पे खोखला होता है। उस खोखली जगह को बोलते हैं आपके फोरमन मैग्नम। क्या बोलते हैं? फोरमन मैग्नम। इसीलिए कभी भी खोपड़ी के पीछे एक होल होता है, क्योंकि उससे स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है। अगर वहां पे हड्डी होगी तो स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट नहीं हो पाएगी ब्रेन से, तो वो खाली होता है। उस खाली भाग को आपके फोरनम मैग्नम बोलते हैं। ये फोरनम मैग्नम है, ये मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसे खाली होता है, इसको क्या बोलते हैं? आपके फोरमन मैग्नम, FORAMEN, फोरमन मैग्नम। इसको इंग्लिश में भी आप याद रखेंगे और हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, फिलहाल इसको इंग्लिश में फोरनम मैग्नम बोलते हैं, ऐसे ही आप याद रखेंगे। ये जो फोरनम मैग्नम होता है, इस खाली स्थान को बोलते हैं, इस खाली स्थान को फोरनम मैग्नम बोलते हैं। इसीलिए कभी भी, और ये जो पीछे वाला भाग होता है वो यहीं पे आ जाता है, क्योंकि यहीं पे जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कनेक्ट होती है किससे? मेडुला ऑब्लांगेटा, मतलब पश्च मस्तिष्क से कनेक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड। अभी मैं आगे बताऊंगी आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। इसलिए कभी भी आपको सिर के पीछे नहीं मारना चाहिए। कुछ लोग सिर के पीछे मारते हैं, नहीं मारना चाहिए। सिर के पीछे मारने से कौन कौन सी चीजें आपके जो है वो हो जाएंगी, उनकी क्रिया बिगड़ जाएगी, सेरिबेलम की और मेडुला ऑब्लांगेटा की, मतलब पश्च मस्तिष्क जो है वो आपका बिगड़ जाएगा। पश्च मस्तिष्क आपका बिगड़ गया तो पूरी बॉडी आपकी डिसबैलेंस हो जाएगी। इसलिए किसी के भी खोपड़ी के पीछे या खोपड़ी में तो बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया फोरमन मैग्नम क्या है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए ये क्या है आपके, मैंने आपको बताया ये आपके अग्र मस्तिष्क हो गया, ये वाला पार्ट आपके अग्र मस्तिष्क हो गया, ये मध्य मस्तिष्क हो गया, और ये पीछे ये जो आपको पत्ती जैसा दिखाई दे रहा है ये आपके क्या हो गया? पश्च मस्तिष्क हो गया। अब आगे वाले मस्तिष्क को, पीछे वाले मस्तिष्क को आगे वाले मस्तिष्क, मतलब ये फ्रंटियल को और इसको बैक को, जो हिंज में छुपा हुआ है पीछे वाले को, इनको एक चीज कनेक्ट करती है, आपस में जोड़ती है। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो ये रेड वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं पोन्स या पोन्स बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? पोन्स। 1 मिनट मुझे कलर चेंज करने दो, ये कलर मुझे बड़ा गंदा लग रहा है। ये ठीक है। तो ये जो है आपके, ये क्या है रेड वाला पार्ट आपके, इसको क्या बोलते हैं? आपके पोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोन्स। बस आपको इतनी चीज याद रखनी है पोन्स में कि ये कहाँ पाया जाता है? ये ब्रेन में पाया जाता है। ये करता क्या है? ये FB को HB से कनेक्ट करता है। आप जल्दी बताओ FB क्या है और HB क्या है? FB मतलब फ्रंटियल बोन, सॉरी फ्रंटियल ब्रेन, और HB मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया हिंड ब्रेन, जो आपके पश्च मस्तिष्क है। तो ये क्या करता है आपके? क्लियर हुआ? समझ में आया? ये जो आगे वाला मस्तिष्क है और जो ये पीछे वाला मस्तिष्क है, इसको कनेक्ट कौन करता है? इसको कनेक्ट करता है आपके पोन्स। कौन कनेक्ट करता है? पोन्स। सॉरी, एक तो मुझे बहुत जुकाम हो रखा है, इस वजह से मेरी आवाज करकरा रही होगी। चलिए, ये जो पोन्स है ये कनेक्ट करता है, बस इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? सॉरी गाइस। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है? स्पाइनल कॉर्ड को बोलते क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो ब्रेन है, ये आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। हाँ, तो अब हम समझेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है?
स्पाइनल कॉर्ड जो होती है आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। देखिए स्पाइनल कॉर्ड किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये ब्रेन है आपका, ठीक है। इससे 12 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 12 जोड़ी। तो एक साइड 12 और दूसरी साइड भी कितनी जोड़ी निकलेंगी? 12 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। ये है आपके स्पाइनल कॉर्ड, ये है आपके स्पाइनल कॉर्ड जो मैंने आपको अभी दिखाया, जो आपके फोरनम मैग्नम था, जो खाली स्थान था, उस वो किससे कनेक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड? आपके जो पीछे वाले मस्तिष्क से आपके कनेक्ट होती है, ठीक है। पीछे वाले मस्तिष्क से कनेक्ट होती है। स्पाइनल कॉर्ड को आपके हिंदी में मेरू रज्जु बोलते हैं। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, वो स्पाइनल कॉर्ड को रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी को आपके वर्टिबल कॉलम जो होती है वो बोलते हैं, उसको मेरुदंड बोलते हैं हिंदी में। जैसे आपको दिमाग को कौन सी हड्डी सुरक्षा दे रही थी, अभी मैंने आपको पढ़ाया क्रेनियम, सेम वर्टिबल कॉलम जो होती है आपके, ये होती है, ये हड्डी होती है, इसके अंदर आपके स्पाइनल कॉर्ड होती है। आपको ये समझना है, हड्डी कौन सी होती है? वर्टिबल कॉलम, जिसको आप बोलते हैं मेरुदंड। और मेरुदंड के अंदर क्या होता है? मेरु रज्जु होता है, इसको बोलते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हो गया? तो स्पाइनल कॉर्ड को कौन सी हड्डी सुरक्षा प्रदान करती है? वर्टिबल कॉलम हड्डी आपकी सुरक्षा प्रदान करती है। और उसको लोग जनरली स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं रीढ़ की हड्डी को। जी नहीं, रीढ़ की हड्डी है वर्टिबल कॉलम, और उसके अंदर होता है आपके मेरु रज्जु, जिसको आप बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। दिखाई दे रहा है ना आपको? इसलिए मैंने इतनी इमेजेस लगाई हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्ट होता है? आपके पश्चिम मस्तिष्क से। अब आपको समझ में आया? और इसमें से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, एक साइड 31 और एक साइड 31, ये आप ध्यान रखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड से सिंपल आपसे इतना ही पूछा जाता है कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, मतलब ये जोड़े में निकलती हैं। और दिमाग से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? मस्तिष्क से आपके 12 जोड़ी तंत्रिकाएं। तो समझ में आ गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके क्या हो गया? ब्रेन हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड ब्रेन किसे कहते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब आप समझिए। क्योंकि भाई बॉडी से तो सारी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड ही लाके दिमाग को देता है ना। बॉडी से सारी इंफॉर्मेशन, ये जो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं, ये पूरी बॉडी में फैली होती हैं, पूरी बॉडी में ये नसें फैली होती हैं। एक साइड 31 होती है, दूसरी साइड भी 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। अब इनका अलग अलग फंक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको सिर्फ एनाटॉमी को समझना है। तो यही तो भैया लेकर आती हैं सारी इंफॉर्मेशन, यही तो सारे सिग्नल्स ब्रेन तक लेके जाती हैं। और ब्रेन में भी सबसे पहले सिग्नल कौन लेता है? पश्चिम मस्तिष्क लेता है, क्योंकि यहाँ क्या है? पीछे पश्चिम मस्तिष्क है। आगे वाले मस्तिष्क तक तो हमने बताया आपको पोन्स कनेक्ट करते हैं, आप पीछे वाले मस्तिष्क से आगे वाले मस्तिष्क में। समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है? कि ऊपर से जा रहा है सब कुछ? स्पाइनल कॉर्ड ही तो पूरी बॉडी से सारी आपकी लेके आती हैं, सारा संदेश लेकर आती हैं। कहाँ पे लाती हैं? सबसे पहले कनेक्ट कहाँ पे होता है? जो आपके फोरनम मैग्नम जो खाली जगह थी, वहां पे आपकी क्या होता है? आपके पीछे वाला मस्तिष्क होता है। पीछे वाला मस्तिष्क आपके किससे कनेक्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। फिर पीछे वाले मस्तिष्क को आगे वाले मस्तिष्क से कौन कनेक्ट करता है? पोन्स कनेक्ट करते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन यहां से यहां तक पहुंचती कैसे है? हर पार्ट तक पहुंचती कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड की वजह से तो पहुंचती है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को हम आपके मेरु रज्जु को सेकंड ब्रेन बोलते हैं। आप फिर ध्यान से सुनेंगे, सेकंड ब्रेन। फर्स्ट ब्रेन क्या हो गया? अगर आपसे पूछा जाए बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है, ऑप्शंस में है आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और आपके है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आप किसको आंसर लगाएंगे? आप लगा देंगे ब्रेन। आपने देखा ही नहीं, वहां पे है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अभी तक तो आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, दिमाग के बारे में पढ़ा। अब जो आपका मेन टॉपिक है, जो मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, तंत्रिका तंत्र, वो आप जानेंगे वो कितने टाइप का होता है। तो सुनिए फिर से, जो दिमाग है, और दिमाग आपका जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? आपका दिमाग आपके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। आपका दिमाग किससे जुड़ा होता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। तो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके आपके बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बनाते हैं? CNS, जिसको आप बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या आप बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, वो क्या हो गया? ब्रेन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया आपके, जिसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। सेरिबेलम को हमने क्या बोला था? लघु मस्तिष्क, शॉर्ट ब्रेन, स्मॉल ब्रेन, ना कि सेकंड ब्रेन। सेकंड ब्रेन क्या है? आपके स्पाइनल कॉर्ड। अब जब डॉक्टर्स
अब जो आपके ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से ही तो इंजेक्शन लगा के उसको उसको क्या कर दे, शून्य कर देते हैं, आपकी बॉडी का कनेक्शन ही तोड़ देते हैं आपके दिमाग से। तभी आपने देखा होगा जिन फीमेल्स का अगर सी सेक्शन वगैरह हुआ होगा तो बच्चा वो बाहर निकलते हुए देखती हैं, उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, समझ में आ रहा होता है कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को शून्य कर दिया है, दर्द वाली बात तो जा ही नहीं रही है दिमाग तक आपके, है ना। समझ में आ गया? तो आपके, अब आप यहाँ पे समझ लीजिए जो नर्वस सिस्टम है आपके वो 3 तरीके का होता है। अब आप पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र आपके 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? CNS, PNS, ANS। अब ये क्या बला है ये आगे देख लीजिए। CNS होता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरा ब्रेन और पूरी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पूरा ब्रेन और पूरी स्पाइनल कॉर्ड दोनों चीजें मिलके आपके बनाती हैं मेन ब्रेन और सेकंड ब्रेन, दोनों मिलके आपके बनाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पूरा ब्रेन तो मैंने आपको पढ़ा दिया ना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, फिर आपने सेरिबेलम पढ़ लिया, मेडुला ऑब्लांगेटा पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया ना। स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको बता दिया किससे जुड़ा हुआ होता है, आपके पीछे वाले मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। कौन सी हड्डी सुरक्षा देती है? वर्टिबल कॉलम सुरक्षा देती है। कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। तंत्रिकाएं पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। ये क्या लेके आती हैं बॉडी से? ये बॉडी से सिग्नल्स लेके आती हैं, इन्फॉर्मेशन लेके आती हैं। कहाँ लेके जाती हैं? ब्रेन तक लेके जाती हैं। सबसे पहले किसको देती हैं? पश्चिम मस्तिष्क को देती हैं। पश्चिम मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क तक पहुंचाता है कैसे? पोन्स के थ्रू, पोन से कनेक्ट होता है। सब कुछ तो मैंने पढ़ा दिया आपको, दोनों चीजें पढ़ा दी ना। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलके क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, ऑप्शंस में है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो क्या लगाएंगे आप? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या लगाएंगे आप? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट काम प्ले करते हैं। ठीक, समझ में आ गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का संयोग क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। पेरिफेरल होता है, PNS का मतलब होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल हमने पढ़ा था ना जब डायरेक्शंस पढ़ी थी डेवलपमेंट की, सेंट्रल टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके जो 12 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं ब्रेन की, मतलब ये बाहर बाहर काम करता है। बाहर बाहर काम कौन करता है आपके? बाहर बाहर तो ब्रेन आपके किससे जुड़ा होता है? नसों के थ्रू जुड़ा होता है ना बॉडी से। और स्पाइनल कॉर्ड किसके थ्रू जुड़ी होती है? जो उसमें 31 जोड़ी नसें निकलती हैं उसके थ्रू तो जुड़ी होती है पूरी बॉडी से। तो बाहर बाहर जो काम करे, मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या इंक्लूड हो जाएगा? जो 12 नसें निकलती हैं दिमाग से और जो 31 नसें निकलती हैं आपके किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके आपके बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये देखिए 12 पेयर नर्व्स ऑफ ब्रेन। नर्व मैं आपको बताया ब्रेन से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 12 जोड़ी। तो वो बाहर बाहर निकलती हैं ना, समझ में आ रहा है ना। और 31 जोड़ी किससे निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड से। देखो ये इमेज देखो, समझ में आ जाएगा। हमने ये जो पढ़ा, हमने अभी तक इसके अंदर पढ़ा, इसके ये अंदर पढ़ा, इसके अंदर पढ़ा, इसके दिमाग का पूरा अंदर पढ़ा। लेकिन मैंने आपको बताया कि इससे ये बाहर बाहर क्या निकल रही है? 31 जोड़ी तंत्रिका निकल रही है ना, और दिमाग से कितनी निकल रही है? 12। तो ये जो बाहर बाहर मतलब बाहर बाहर ये बॉडी से कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो पेरिफेरल का मतलब ही है परिधि, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो बाहरी जितना भी तंत्रिका तंत्र है जो कनेक्ट कर रहा है बॉडी से, उसमें कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं? तो उसमें जो तंत्रिकाएं निकल रही होती हैं, 31 जोड़ी किससे निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, और 12 किससे निकलती हैं? दिमाग से। वो दोनों मिलके बनाती हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्लियर हो गया? बस इतना ही है इसमें। और लास्ट है, देखिए ये है आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र का एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए लगाया मैंने। दिमाग से आपके 12 जोड़ी निकलती हैं नसें, वो ऐसे जुड़ी होती हैं, छोटी 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 नसें होती हैं, ऐसे जुड़ी होती हैं। और ये देखिए ये येलो कलर की स्पाइनल कॉर्ड जा रही है आपके, और ये हड्डी है वर्टिबल कॉलम इसके अंदर होती है। ये दिख रही है ना हड्डी, है वर्टिबल कॉलम इसके अंदर होती है। और ये देखो ये नसें निकली हुई हैं, ये सब नसें निकली है ना, ये सब नसें निकली हैं। ये सब नसें कहाँ जुड़ी होती हैं? ये पूरी बॉडी में जुड़ी होती हैं। दिख रही हैं? ये नहीं दिख रही हैं। तो ये जो बाहर बाहर का तंत्रिका तंत्र है ये क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र है। कौन सा तंत्र है ये? परिधीय तंत्रिका तंत्र। जिसमें क्या इंक्लूड होता है? सेंट्रल में क्या इंक्लूड होता है? कंप्लीट ब्रेन एंड कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। परिधीय में क्या इंक्लूड होता है? बाहरी, मतलब बाहर की जो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं किसकी? ब्रेन की, और 31 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं आपकी किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की। वो दोनों मिलके क्या बनाती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना इमेज आपको? अब मैं इसको सीधा लगाती ना तो आपको समझ में नहीं आता, आप फोन को घुमा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब देखते हैं आपके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम।
मेरे सर ने भी मुझे बताया कि जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है इस पर अभी भी रिसर्च जारी है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये क्या करता है, इसमें दो मेन फंक्शन होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये क्या होती हैं, देखो ये परिधीय में क्या था, पूरी पूरी 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी तंत्रिकाएं यूज हो रही थी। ऑटोनोमस में क्या होता है, 12 में से कुछ ले लेता है और यहाँ भी 31 में से कुछ ले लेता है, कुछ नसें 12 में से ले लेता है, कुछ नसें 31 में से ले लेता है, तब आपके मिलता है जाके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बनता है, जिसको आप बोलते हैं ऑटोनोमस मतलब स्वतंत्र है, ये अपने आप वर्क करता है, स्वायत्त है। इसमें मेन दो काम होते हैं, ये दो काम करता है मेन, जिसको आप बोलते हैं आपके सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक को बोलते हैं अनुकंपनीय। अनुकंपनीय मतलब बिल्कुल कांप जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भूतिया मूवी देखी, ठीक है, बहुत डरावनी मूवी देख ली, कंज्यूरिंग देख ली आपने रात में एकदम अकेले बैठ के 1 बजे, फिर आपको दूसरे मतलब वॉशरूम जाना है, आप डर रहे हैं, या आपने किसी से आपने स्टोरी सुनी है कि फलाना सड़क से मत जाना या फलाना पेड़ के नीचे से मत जाना, और वहां पे कुछ ऐसा कुछ भी रहता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी गप सुनी है किसी से भी, लेकिन आप एक दिन अचानक से उस पेड़ के नीचे पहुंच गया या उस सड़क पे पहुंच गया जहां पे आपने कहानियां सुनी है, तो क्या होता है, और कोई आपके सामने से निकल गया तो क्या होता है, आप पूरी तरीके से एकदम भयानक तरीके से, एक्सट्रीम तरीके से क्या होते हैं, डर जाते हैं। वो जो होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जो अपने आप काम करता है, आपको अपने आप भयानक तरीके से डरा देता है। और उस डरने को क्या बोलते हैं आप, सिंपैथेटिक बोलते हैं, मतलब अनुकंपीय। आप भयानक रूप से डर जाते हैं, आपका शरीर कांपने लगता है, आपके रोए खड़े हो जाते हैं, आपका मुंह खुल जाता है। जैसे आपका मान लीजिए रिजल्ट आने वाला है, आप देखने जा रहे हैं अपना रिजल्ट, ठीक है, आपका क्या होता है, दिल धड़कने लगता है बहुत जोर जोर से, आप घबराने लगते हैं, आपको रिजल्ट देखने की हिम्मत नहीं होती है। तो वो क्या है, अपने आप तो हो रहा है, ऑटोनॉमस तो हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। उसमें जो काम होता है उसको पहला बोलते हैं अनुकंपीय, मतलब बुरी तरीके से कांप जाना। सिंपैथेटिक, ठीक है, ऑटोनॉमस समझ में आ रहा है, डर जाना, एक्सट्रीम रूप से आप डर गए, बहुत डर जाते हैं आप, और फिर आपने रिजल्ट देख लिया तो आप क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। उसको क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक। इसको हिंदी में बोलते हैं परानुकंपी। हिंदी में क्या बोलते हैं ऐसे, परानुकंपी। एक तो आपको बहुत भयंकर तरीके से डरा दिया आपके दिमाग ने, बहुत भयंकर तरीके से आप डर गए, घबरा गए बिल्कुल, आपको लगा मेरे सामने भूत आ गया, लेकिन आपने लाइट जला के देखी तो वो भूत वूत कुछ नहीं था। फिर आप धीरे 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 क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। उस फंक्शन को बोलते हैं आपके पैरासिम्पैथेटिक, दैट इज परानुकंपी। बस इतनी ही चीजें थी, इतनी ही चीजें आपको समझनी है। ये आपका नर्वस सिस्टम खत्म हो गया। अब कुछ नर्व्स काम करती हैं, उसमें वो आपके मोटर नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं और मिक्स नर्व्स होती हैं। तो मोटर नर्व्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन, ब्रेन से ऑर्डर देती हैं, मोटर नर्व्स हैं बॉडी को। सेंसरी क्या करती हैं, बॉडी से आपके इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं, कहाँ, पूरी बॉडी में फैली हैं सेंसरी, तो वो कहाँ ले जाती हैं, ब्रेन तक ले जाती हैं इन्फॉर्मेशन। और मिक्स क्या करती हैं, ये दोनों का काम करती हैं। जब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर मिक्स जो होती हैं वो काम करती हैं, ये बॉडी से ब्रेन में भी ले जाती है इन्फॉर्मेशन और ब्रेन से बॉडी में भी ले जाती है इन्फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी मोटर। अगर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, मान लो कि आपको काम करना है, आपके किसी ने काट लिया, आपको वहाँ पे खुजाना है या दर्द हो रहा है वहाँ पे सहलाना है, अगर आपकी मोटर जो नर्व्स हैं वो काम ही नहीं कर पा रही हैं, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी कुछ है, लेकिन मोटर नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। नर्वस सिस्टम पढ़ाया है तो मैंने आपको सबको समझा दिया। अब आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं बहुत तेजी के साथ। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ह्यूमन ब्रेन के लिए जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं तो हमने क्या जाना है भाई, न्यूरॉन के बारे में जाना। न्यूरॉन क्या है, आपके एक सेल है, और वो सेल क्या है, आपके दिमाग की सेल है, सबसे लंबी सेल है, आपने सब कुछ जाना। और उसके बारे में आपने क्या जाना कि भाई दिमाग किस में रहता है, आपके एक झिल्ली में रहता है जिसे मेनिंजोइड कहते हैं। एक हड्डी उसको सुरक्षा देती है जिसको क्रेनियम कहते हैं, उसमें हार्ट हड्डी होती है। ह्यूमन ब्रेन के 3 भाग होते हैं, आगे वाला भाग, बीच वाला भाग, पीछे वाला भाग। आगे वाला भाग सबसे बड़ा भाग होता है, उसके भी 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम और थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जिसकी मैं सम फंक्शन आपको बता चुकी हूँ। मध्य मस्तिष्क में आपने केवल इतना पढ़ा कि भाई वो देखने और सुनने के लिए हेल्प करता है।
तीसरा आपने पढ़ा हिंड ब्रेन, जो आपके पीछे वाला ब्रेन होता है, जो कि आपके किस में होता है, आपके फोरनम मैग्नम में होता है, मतलब वहाँ पे खाली होता है, वहाँ पे कोई हड्डी नहीं होती है। फोरनम मैग्नम उस भाग को बोलते हैं, खाली भाग को बोलते हैं। और जो पीछे वाला भाग होता है ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन बोलते हैं। पीछे वाले भाग के दो भाग होते हैं, सेरिबेलम और आपके मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरिबेलम को आपके लघु मस्तिष्क बोलते हैं, मतलब शॉर्ट ब्रेन बोलते हैं। ये दूसरा बड़ा भाग होता है दिमाग का और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। आपको सारे फंक्शंस मैंने बता दिए। स्पाइनल कॉर्ड ये आपके जो है ये क्या है, फोरनम मैग्नम है, खाली भाग, यहाँ पे कोई भी हड्डी नहीं होती है, इसलिए पीछे वाले भाग पर नहीं मारना चाहिए। यहीं से आपके स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है। स्पाइनल कॉर्ड को कौन सी हड्डी सुरक्षा देती है, तो स्पाइनल कॉर्ड को आपके वर्टिबल कॉलम, मेरुदंड सुरक्षा देता है। ठीक है, आगे वाले भाग को पीछे वाले भाग से कौन कनेक्ट करता है, आगे मस्तिष्क को पीछे मस्तिष्क से कौन कनेक्ट करता है, तो पोन्स, PONS, पोन्स कनेक्ट करते हैं। वर्टिबल कॉलम में आपके स्पाइनल कॉर्ड रहती है। इसके बाद आपके 3 तरीके के नर्वस सिस्टम हो गया, कंप्लीट ब्रेन, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड आपके क्या मिलके बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS आपके बनाते हैं भारी भारी, बाहर की जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, दिमाग की जितनी भी तंत्रिकाएं हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड की, वो क्या बनाती हैं, PNS बनाती हैं। ऑटोनोमस, जो अपने आप आपको भयंकर तरीके से डरा दे और अपने आप आपको भयंकर तरीके से नॉर्मल कर दे, वो हो गया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आज आप लोगों से ये बात कहती हूँ कि शेयर कर दिया करिए और एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दिया करिए। मैं इतनी मेहनत आपके लिए करती हूँ तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, ये मुझे आपसे थोड़ी सी आशा है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और मैं क्वेश्चंस करा दूंगी, उसकी आप टेंशन नहीं लेंगे। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।